नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर के तहत एक महत्वपूर्ण सूचना या तो आप लोगों के जानकारी की बात कही जाए तो उससे संदर्भित एक प्रश्न है। चुनाव की प्रक्रिया कैसे चुनाव कराई जाती है और उसका प्रावधान क्या है, किस किस अनुच्छेद में क्या वर्णित है, और लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। भारत में जितने भी चुनाव होते हैं, जो भी चुनाव कराया जाता है वह आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है। यह चुनाव जो होता है आपके और राज्यों में जो लोकल बॉडी की चुनाव होता है वह राज्य इलेक्शन कमीशन द्वारा कराया जाता है और यही आपका इलेक्शन कमीशन है। और इसका जो आपका आर्टिकल 324 में इसका प्रावधान किया गया है, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यह चर्चा में क्यों है, यह चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है और यह चुनाव प्रक्रिया के संबंधित है। खबर क्या है, इस मुद्दे पर हम लोग देखेंगे। और यह जीएस पार्ट 2 भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत है और इस पर लास्ट में हम लोग एक प्रश्न भी आया है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या है कैसे है। फिर आपका दूसरा है लोकसभा और विधानसभा की अवधि एवं चुनाव कैसे किए जाते हैं, चुनाव का क्या प्रक्रिया होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और लास्ट में हम लोग इस पर आधारित एक प्रश्न भी सॉल्व करेंगे जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 2023 में आया हुआ है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। अभी हाल ही में लोकसभा और चार विधानसभा में चुनाव की घोषणा की गई है। और आपका 4 विधानसभा कौन कौन से हैं? आपका एक है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उसके बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर राज्य विधानसभाओं के बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। और साथ ही साथ आपका 2 राज्य जो हैं महत्वपूर्ण, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इनके वोटों की गिनती में बदलाव किया गया है। जो तारीख बदल के अब 2 जून कर दिया गया है, क्योंकि 2 जून को इसका कार्यकाल ख़त्म होता था, इसीलिए सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के चुनाव तारीख को इसलिए बदला गया है कि दोनों राज्यों की विधानसभा का जो कार्यकाल है वह 2 जून को समाप्त हो रहा था। चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित करना चाहता था कि नतीजे घोषित होने से पहले विधानसभा का गठन हो जाए। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम चुनाव संबंधित जानकारी। मतदान दोनों राज्यों की विधानसभा के चुनाव की चुनाव वोटिंग जो होगी वह आपकी 19 अप्रैल को होगी। और 19 अप्रैल को जो लोकसभा है उसके प्रथम चरण का भी मतदान होगा। और इसका जो लोकसभा का है टोटल आपका 7 चरण में चुनाव होगा, 7 फेज में। और 7वें चरण का जो चुनाव होगा वह 1 जून को होगा और 4 जून को इसकी मतगणना होगी। और यहीं अगर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की मतगणना की बात की जाए तो वोटों की गिनती जो है आपका सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी और शाम को पूरे उम्मीद के साथ यह कहा जा सकता है कि शाम तक इसके परिणाम आने का पूरा उम्मीद है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल जो सदस्यों की संख्या है यह आपका 60 है। प्रारंभ में इसमें सदस्यों की संख्या 33 थी, जिसमें से आपका 30 डायरेक्ट प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होते थे जैसा विधानसभा चुनावों में होता है, और 3 आपके जो विधायक होते थे वो मनोनीत होते थे। लेकिन वर्तमान समय में इसकी संख्या 60 हो गई है। और वर्तमान सरकार की बात की जाए तो वहाँ पर बीजेपी का शासन है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं यह पेमा खांडू जी हैं। और विधानसभा अध्यक्ष जो हैं आपके तेंजिन नोरबू डोंग जो हैं यह आपके भाजपा के ही हैं, वह वहाँ विधानसभा के
अध्यक्ष हैं। अगर वहीं राज्य का गठन की बात की जाए या स्थापना की बात की जाए तो यह स्थापना 15 अगस्त 1975 को किया गया था। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के बारे में देख लिया जाए, 2019 में चुनाव हुआ था और इसमें 41 सीटें बीजेपी जीती थी और बीजेपी का यह सबसे बड़ा जीत था उस राज्य में, और 1975 में स्थापित हुआ था और तब से लेके अभी तक जो है 7 चुनाव हो चुके हैं, 7वीं बार के चुनाव हो चुके हैं। इस बार 8वीं बार चुनाव होगा। पहली बार जो चुनाव हुआ था यह 1977 में हुआ था, आप लोग जैसा जानते हैं। 75 में इमरजेंसी लागू हो गया था, तो उसके बाद आपका 77 में चुनाव हुआ था। वर्तमान विधानसभा की बात की जाए तो यह 7वीं विधानसभा है और 8वीं के लिए आपका चुनाव होगा। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। सिक्किम विधानसभा के बारे में बात कर ली जाए तो इसमें टोटल आपके 32 सदस्य हैं और कई राज्य हैं, उसमें एक यह राज्य है, क्योंकि आप लोग जैसा जानते हैं 500 मैक्सिमम विधायक हो सकते हैं किसी विधानसभा में, और मिनिमम की बात की जाए तो वहाँ पर आपके 40 होंगे। लेकिन यहाँ पर भी यह राज्य आपका अपवाद की श्रेणी में आता है। यहाँ पर आपके 32 सदस्य हैं और वर्तमान समय में यहाँ पर बात की जाए तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो है उसकी सरकार है और यहीं के जो मुख्यमंत्री आपके वर्तमान समय में है प्रेम सिंह तमांग हैं। इन्हें गोले उपनाम के रूप में इन्हें जाना जाता है। और इनसे पहले आपके जो थे पवन कुमार चामलिंग थे, जो कि आपके भारत में सबसे ज़्यादा लंबे कार्यकाल के रूप में अगर देखा जाए तो पवन कुमार चामलिंग का नाम आता है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो अरुण कुमार उत्प्रेती हैं, यह भी इसी पार्टी से संबंधित हैं। वहीं स्थापना की बात की जाए तो 1975 में इसकी स्थापना हुआ था। आप लोग जानते हैं जैसा संविधान संशोधन जो हुआ था वो 35वां और 36वां जो हुआ था उसके अंतर्गत यहाँ पर विधानसभा के उसी के बाद गठन हुआ था। 2019 में एसकेएम जो पार्टी थी यह 17 सीट जीती हुई थी। आप लोग जैसा जानते हैं 32 सीट है तो जो पार्टी 50% प्लस सीटें हासिल कर लेती है वह सरकार बना लेती है। तो 16 सीटें हो गया, 16 सीटें प्लस हो गया, तो यानी कि यहाँ पर 17 सीटें हैं तो इनके पास बहुमत है। और वहीं बात की जाए 1975 में स्थापित होने के बाद सिक्किम विधानसभा में कुल 8 बार चुनाव हो चुके हैं और पहली बार जो चुनाव हुआ है यह आपका 1975 में हुआ है और वर्तमान जो विधानसभा है यह आपकी 8वीं विधानसभा है और 9वीं विधानसभा के लिए चुनाव की घोषणा कर दी गई है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। लोकसभा के बारे में हम लोग देखते हैं। इसका जो अवधि होता है यह 5 वर्ष के लिए होता है और पहली बैठक जब संसद में लोकसभा में पहली बैठक बुलाई जाती है उसी समय शपथ दिलाया जाता है और वहीं से आपका तारीख प्रारंभ हो जाता है। उस तारीख से लेके 5 साल के बाद जो तारीख आता है वहीं आपका होता है, वहीं कार्यकाल माना जाता है। वहीं प्रावधान की बात की जाए तो टोटल सदस्यों की जो संख्या है वह 543 है, जिसमें से 20 सदस्य जो हैं वह आपके यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश से चुने जाएंगे। और वहीं अगर बात की जाए अधिकतम संख्या की तो इसमें अधिकतम संख्या का जो प्रावधान दिया गया है वह 550 सदस्यों का दिया गया है। अगर बात किया जाए 18 वर्ष से अधिक नागरिक जो हैं भारतीय नागरिक वह मतदान करने के अधिकारी वह हैं यह जो होती है यह संवैधानिक अधिकार नहीं होती है, यह आपकी वैधानिक अधिकार होती है। और यह जो है 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर आपका 18 वर्ष कर दिया गया था। सदस्यों का चुनाव जो होता है वह प्रत्यक्ष चुनाव होता है। यहाँ हम लोग देख लेते हैं प्रत्यक्ष चुनाव का तात्पर्य क्या होता है। प्रत्यक्ष चुनाव का यही तात्पर्य होता है जब जनता डायरेक्ट चुने यानी मतदाताओं द्वारा वोट दिया जाए और वह किसी रिप्रेजेंटेटिव को उसी रिप्रेजेंटेटिव में एक रिप्रेजेंटेटिव जो है जो सबसे ज़्यादा वोट पाते हैं, भले ही उनको एक ही वोट ज़्यादा मिला हो, वह चुनाव विजेता मान लिए जाते हैं।
और वहीं राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति के पास आपातकाल के दौरान जो आपका कार्यकाल है वह 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद की बात की जाए तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद की चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद जो 79 है 79 है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 243 से अधिक नहीं होगी। वहीं अनुच्छेद 80 है जो सदस्यों के चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होगा। और आपका अनुच्छेद 81 जो है वह यह प्रावधान करता है कि जो कार्यकाल होगा वह 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। और वहीं अनुच्छेद 82 जो है वह लोकसभा राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार होता है। वहीं अगर अनुच्छेद 83 की बात की जाए तो आपातकाल के दौरान 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा की भूमिका की बात की जाए तो कानून बनाना, सरकार पर नियंत्रण रखना, जितने भी आप लोग देखते हैं बिल बनता है और आपका संसद के 3 अंग होते हैं, आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब कोई बिल आपका कभी राज्यसभा में लाया जाता है, कभी लोकसभा में, इन तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा पास होते हुए जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वह गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित होता है और वहीं से वह अधिनियम लागू हो जाता है, वह कानून प्रभावी हो जाता है। तो उसकी कानून बनाने की प्रक्रिया और सरकार पर नियंत्रण रखना, क्योंकि सरकार जो जवाबदेह होती है वह लोकसभा के प्रति होती है, तो वहाँ पर, और राष्ट्रीय जो बजट होता है, आम बजट आप लोग प्रत्येक वर्ष सुनते होंगे, केंद्रीय बजट के रूप में या यूनियन बजट भी कहा जाता है, फरवरी में पेश किया जाता है और यह पहले मार्च में पेश किया जाता था, अब फरवरी में आता है। सबसे पहले आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है, फिर उसके बाद बजट आता है, तो उसके बारे में राष्ट्रीय बजट को मंजूरी देना, फिर उसके बाद राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करना भी आपका लोकसभा का काम होता है। फिर उसके बाद आपका आता है महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करना। इस मुद्दे में आपके राष्ट्रीय भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है या इंटरनल भी हो सकता है, कोई ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि सरकार के ध्यान आकर्षण के रूप में प्रस्ताव लाकर उस पर विशेष चर्चा कराई जाती है। ऐसे मुद्दे इसमें शामिल होते हैं। वहीं अगर लोकसभा भारत के लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण संस्था है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि होते हैं वह डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसीलिए ये इसको लोकप्रिय संस्था के रूप में भी जाना जाता है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है। पीपुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जनता के द्वारा यह चुने जाते हैं। वहीं लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन है। उच्च सदन जो होता है वह आपका राज्यसभा होता है। लोकसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। इसमें जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में प्रत्येक राज्य में एक लिमिट सीमा रखी गई है, जबकि यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर जिस राज्य में जितना जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ प्रतिनिधि की संख्या सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो 21 करोड़ से ज़्यादा यूपी की जनसंख्या है और यूपी के जो टोटल जो है कि आपके लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है वह आपकी 80 है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि दिल्ली का द्वार जो होता है वह यूपी से होते हुए गुजरता है। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है यह स्पीकर होता है। विधानसभा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका भी अवधि पूरा जो होता है वह आपका 5 वर्ष का होता है और जिस दिन पहली बैठक होती है उसी तारीख से गिना जाता है। अगर प्रावधान की बात की जाए तो सदस्यों की संख्या जो है वह आपका राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है और 18 वर्ष से अधिक जो भी उस राज्य के निवासी हैं उनको मतदान करने का अधिकार है, जो वहाँ उस राज्य के नागरिक हैं। सदस्यों का चुनाव जो होता है वह प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है, यानी कि जनता डायरेक्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। राज्यपाल जो होता है वह विधानसभा को भंग करने का अधिकार होता है। वहीं अगर राष्ट्रपति की शासन की बात की जाए तो राष्ट्रपति के शासन के दौरान 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम जो है
वह 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। आइए हम लोग बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 168 जो है वह विधानसभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण करता है और यह कहता है कि 500 से अधिक नहीं होने चाहिए। और वहीं अगर यहीं मिनिमम की बात की जाए तो 40 की बात करता है। कुछ राज्यों में इसका अपवाद भी है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, उस पर भी मैं जिक्र कर देता हूँ। 169 जो है वह आर्टिकल राज्यों की विधान परिषद का निर्माण अथवा उनका समापन के बारे में उसमें उल्लेख किया जाता है। वहीं अनुच्छेद 170 की बात की जाए तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वह प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुने जाते हैं और ये एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वहीं अगर 171 की बात की जाए तो इसमें विधानसभा का जो कार्यकाल की बात की गई है या 5 वर्ष की बात की गई है। और अनुच्छेद 172 के अंतर्गत राज्यपाल जो होता है विधानसभा को भंग करने का अधिकार रखता है। वहीं अगर अनुच्छेद 173 की बात की जाए तो आपातकाल कहिए या तो आपातकाल से अच्छा ही एक शब्द है कि राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा का जो कार्यकाल है वह 6 माह के लिए और अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा की भूमिका के बारे में बात कर ली जाए तो राज्य में जो भी कानून बनाने का अधिकार है वह राज्य की विधानसभा के पास होता है और उसके बाद राज्य सरकार जो उस राज्य विशेष में जो कार्य कर रही है उस पर नियंत्रण करने का अधिकार है। साथ ही साथ वहाँ पर जो बजट है उस बजट की मंजूरी भी देने का अधिकार जो है आपकी विधानसभा को है। और राज्य की नीतियों का निर्धारण एवं निर्माण जो किया जाता है वह राज्य की विधानसभा के द्वारा किया जाता है और महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं उस पर बहस करने का अधिकार है। और आपका विधानसभा जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है राज्य सरकार की। और यहीं अगर बात किया जाए आपका राज्य के लिए कानून बनाने का तो कानून राज्य सूची पर भी राज्य सरकार को बनाने का पूरा अधिकार है। और वहीं बात की जाए सेंट्रल लिस्ट पर तो इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वह पूरी तरह केंद्र सरकार को है। अगर वहीं कंक्रीट लिस्ट की बात की जाए तो इस पर जो कानून बनाने का अधिकार जो है वह आपकी राज्य और केंद्र सरकार दोनों को है। लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति में अगर केंद्र पहले इस पर कानून बनाता है तो उसका कानून सबसे पहले लागू हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। विधानसभा को राज्य विधानसभा भी कहा जाता है और विधानसभा जो होती है वह राज्य की विधायिका की निचली सदन होता है। और आपका वहीं विधानसभा में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का जो प्रतिनिधि होता है कंस्टिट्यूएंसी कहा जाता है विधानसभा क्षेत्र। वहीं विधानसभा का अध्यक्ष जो होता है वह स्पीकर कहा जाता है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। चुनाव के लिए अधिसूचना, चुनाव के प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं तो अधिसूचना के बारे में देख लेते हैं। लोकसभा के मामले में राष्ट्रपति और राज्य विधानसभा के मामले में राज्यपाल चुनाव आयोग की सलाह पर चुनाव की अधिसूचना जारी करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह परीक्षा में कई बार पूछ चुका है। तो चुनाव प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाती है और चुनाव के पास नामांकन जमा करने के लिए 7 दिन का समय होता है। नामांकन दाखिल करना, नामांकन पत्र उचित प्रारूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसमें उम्मीदवार का नाम, उम्र, डाक पता, मतदाता सूची और अन्य जानकारियां, कितना उनके पास प्रॉपर्टी है और वैवाहिक स्थिति, इन सभी के बारे में डिटेल में भरना रहता है। क्रमांक शामिल होना चाहिए और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की नामांकित कम से कम 2 मतदाता जो होते हैं वह उम्मीदवार के उचित प्रस्तावक और समर्थक के रूप में वह सिग्नेचर करते हैं। सुरक्षा जमा राशि की बात की जाए तो प्रत्येक आवेदक जो होते हैं अपना नामांकन जमा करते समय
उनको एक सुरक्षा राशि या जमानत राशि भी इसे कहा जाता है। जमानत राशि ज़्यादा आम चाल बोल भाषा में कहा जाता है। तो जमानत राशि की आवश्यकता होती है, आवश्यक होती है, और यह उम्मीदवार को वोट डाले गए सभी वैध मत, यदि मान लीजिए टोटल उस जो विधानसभा है वहाँ पर टोटल अगर मान लीजिए आपके 7 लाख वोट पड़े हैं, 7 लाख वोट पड़े हैं, और जिसमें से 1 लाख वोट कहीं ना कहीं अन्य कारणों से आपके इनवैलिड घोषित कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो 1/6 होता है वह 1 लाख आपका, अगर 1 लाख से कम अगर किसी उम्मीदवार को वोट मिलता है तो उनकी जमानत राशि जो होती है वह जब्त कर ली जाती है, यानी उनकी जो राशि होती है वह वापस नहीं की जाती है। वहीं जांच और वापसी की बात की जाए तो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दिन पर रिटर्निंग अफसर जो होते हैं वह प्रत्येक जो उनको प्राप्त नामांकन होता है उसकी जांच करता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सभी कागजी जो कार्यवाही हैं वह स्थापित प्रोटोकॉल जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार सब पूरी की जाती हैं और आवश्यक सुरक्षा के साथ होती हैं, और साथ ही साथ नामांकन पत्र रिटर्निंग अफसर द्वारा खारिज किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक होता है तो उसे खारिज कर दिया जाता है, और नामांकन पत्रों की जांच दूसरे दिन उम्मीदवारों के नाम की वापस लेने की आखिरी तारीख तक होती है। अगर वहीं चुनाव प्रचार की बात की जाए तो यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें उम्मीदवारों को अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले मतदाताओं को अपना समर्थन देने के लिए राजी करना चाहता है, और प्रचार अभियान कहलाता है। मतलब मान लीजिए कोई कंस्टिट्यूएंसी है या कोई लोकसभा क्षेत्र है, तो वहाँ पर जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव के दौरान वह अपना भीड़ इकट्ठा करके अपना प्रचार करते हैं, और उसी के बारे में कहा जा रहा है। और सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को अब अपना चुनाव प्रचार करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो और जो दूरदर्शन होता है, राष्ट्रीय प्रसारण वाले चैनल होते हैं, वहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक मुक्त पहुँच होता है। इनको एक समय दिया जाता है कि आधे घंटे 1 घंटे का इनके लिए फिक्स रहेगा, उस पर उनके प्रचार कार्यक्रम आते हैं। वहीं बात किया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले ही बतला चुका हूं कि आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख किया गया है, और 1989 तक इसमें एक चुनाव आयुक्त थे जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे आपके। उसके बाद आपके 1 वर्ष के लिए 2 अन्य यानी कि टोटल 3 चुनाव आयुक्तों की घोषणा की जाती है, और यह करीब 6 महीने 5-6 महीने तक यह प्रक्रिया चलता है। फिर उसके बाद एक ही चुनाव आयुक्त रहते हैं, और 1993 से 16 अक्टूबर 1993 से पुनः 3 चुनाव आयुक्त यानी कि 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं वह आपके कार्य करते हैं, और वही प्रक्रिया अभी तक चली आ रही है। अगर बात किया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो यह स्वतंत्र और एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका आर्टिकल 324 में भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आपका 25 जनवरी 1950 को किया गया था, और 25 जनवरी की तारीख को 2012 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ईसीआई जो होता है इसका मुख्य कार्य जो होता है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना होता है। आगे हम लोग चलते हैं। ईसीआई जो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव प्रक्रिया के सभी पहलुओं पर नज़र रखता है, बारीकी से नज़र रखता है। अगर मान लीजिए कहीं कोई कमी होती है तो डायरेक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत उस पार्टी या उस विशेष लीडर को नोटिस भेजा जाता है, और अवहेलना पर कुछ कार्यवाहियां भी की जाती है। इसलिए अन्य प्रावधानों को इसमें सम्मिलित करते हुए इसे अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में भी जाना जाता है। चुनाव प्रचार, मतदान और मतगणना परिणामों की जो घोषणा होती है यह सभी
सम्मिलित होता है। इन सभी पहलुओं पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नज़र बनाए रखता है। अगर वहीं बात की जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो यह चुनाव आचार संहिता का जो है वह प्रवर्तन करता है। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं प्रश्न महत्वपूर्ण, और यह यूपीएससी 2023 का यह आया हुआ प्रश्न है। और इसके अनुसार अगर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशी को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचित क्षेत्रों में लड़ने से रोकता है। वहीं आपका है दूसरा जो स्टेटमेंट है, 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। और वहीं आपका तीसरा स्टेटमेंट है, वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचित क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचित क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। अब यहाँ पर उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन या से आपके सही है अथवा हैं? तो पहला आपका है केवल 1, केवल 2, सी आपका ऑप्शन है 1 और 2, 1 और 3 दोनों, और उसके बाद आपका है 2 और 3 डी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका हमें आप लोग उत्तर भेजेंगे, और अगला जब भी वीडियो आएगा उस पर मैं इस पर डिटेल में चर्चा करूंगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे नोटबुक आईएएस के द्वारा जो एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच है यह आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है, और आप लोगों को इससे जुड़ना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बेहद ही अच्छे टीचर जो अनुभवी टीचर हैं उनके द्वारा यह कोर्स कराया जा रहा है, जो कि आपका बेसिक से एडवांस है, यानी कक्षा 6 से लेके आपकी 12 तक की संपूर्ण जितने भी हैं और जो सब्जेक्ट के विषय विशेषज्ञ हैं उन्हीं के द्वारा यह आप लोगों के लिए उपलब्ध है। इसको आप लोग इससे जुड़िए और लाभान्वित होइए। आइए हम लोग नोटबुक आईएएस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। और गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ द नोटबुक एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद यह लोगो दिखाई देगा। आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप लोग जितनी भी कमीशन द्वारा सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम कराई जाती हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन हो, वह सारी एग्ज़ामें हम लोग टेस्ट के रूप में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में आपके कराते हैं, जो कि बेहद ही कम कीमत पर है। आप लोग उससे जुड़िए और लाभान्वित होइए। धन्यवाद।